सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर पर मुझे विचार रखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप कृपया हाउस डिस्टर्ब न करें। ये देश की सुरक्षा के संवेदनशील मामले पर आप सब बहस आते थे, अब बहस डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज टेक योर सीट। आप गलत रूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं मेजर। प्लीज टेक योर सीट। मानने नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अनुमति प्रदान की। अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले सभापति महोदय, प्लीज डू नॉट कम इन द वे। आई एम वार्निंग। डू नॉट कम इन द वे। आई एम वार्निंग। प्लीज गो बैक टू योर सीट। देता हूं। गो बैक टू योर सीट। उन्होंने कल जम्मू एवं कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह वही रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सभापति महोदय, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा बलों की जो भूमिका रही है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, आज ही हमारे सहयोगी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा में एक विस्तृत जानकारी दी गई है कि कल सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने जो एक ऑपरेशन किया है, मैं संक्षेप में उसकी जानकारी रखना चाहता हूं जो गृह मंत्री ने लोकसभा में दी है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया। तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को जानकारी है कि 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी सभापति महोदय, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक प्रभावी प्रदर्शन था। सभापति महोदय, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने एक बड़ी कायराना हरकत करते हुए सरेआम 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। वे लोग वहां जब निर्दोष लोगों को मार रहे थे, उनका धर्म पूछकर मार रहे थे। सभापति महोदय, यह इतिहास की एक ऐसी घटना थी जो साफ बता रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद के जरिए भारत को तोड़ने की लगातार यह कोशिश की जा रही थी। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था और उन्हें यह स्पष्ट छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक कार्रवाई करें, ताकि पहलगाम की घटना से जुड़े आतंकियों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि भारत इस तरह के हमलों के जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। जिस हद तक जाना होगा भारत जाएगा। सभापति महोदय, इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, बल्कि इस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पांसिबल पावर से की जाती है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले
हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। इनमें से अधिकांश जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं, सभापति महोदय, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का खुला समर्थन प्राप्त है। सभापति महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी। यह न तो प्रोएक्टिव थी और न ही एक्सपेंशनिस्ट थी। फिर भी 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का खुलकर इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। उनके निशाने पर भारतीय वायुसेना के अड्डे थे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज थे, हवाई अड्डे थे और मिलिट्री कैंट थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए इस सदन के समक्ष गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया सभापति महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और हर हमले को हमने रोका। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं सभापति महोदय, जिन्होंने दुश्मनों के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और मैं चाहूंगा पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको मिलकर एक बार इस सदन की मेज थपथपाकर हमारे भारत के सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पाकिस्तान के हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल उनके जो सेंटर्स थे उसे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, सीट पर रहीम यार खान, सही, जैकबाबाद, सुक्कुर, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजरी लोगों ने देखी। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक सभापति महोदय पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए।
इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और उसका करारा जवाब दें। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का उद्देश्य कभी भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकाने के लिए मजबूर करना था। सभापति महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेशकश की, हमारे डीजीएमओ के द्वारा नहीं। यह हॉस्टिलिटी रोकने की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा की गई, और यह पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि ऑपरेशन केवल स्थगित किया जाएगा, यह समाप्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया जाएगा अगर पाकिस्तान के ओर से भविष्य में कोई आतंकी करतूत की गई तो हम फिर ऑपरेशन शुरू करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, मातृभूमि की रक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दर्शन इस देश के 140 करोड़ से अधिक जनता ने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एयर बेस पर वह गए और उन्होंने सैनिकों से भेंट करके हमारी सेनाओं के ऊंचे मनोबल और उत्साह को देखा और अनुभव किया। मुझे खुद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात करने का अवसर मिला है। श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयर बेस पर और उधमपुर के कमांड सेंटर पर हर जगह मैंने देखा हमारे सैनिकों का मनोबल अपने बुलंदी पर है। सभापति महोदय, उनकी आंखों में विश्वास है, उनका संकल्प अडिग है। वो न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी वह रक्षा कर रहे हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका रोल भारत के भविष्य को शेप करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी मुद्दे पर रिएक्ट करता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वह भी आगे चलकर कहीं न कहीं उसके चरित्र को प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और सभापति महोदय, यह हमारे इतिहास का एक कटु सत्य है कि लगभग 800 वर्षों की गुलामी के बाद यह माना जाने लगा था कि हिंदुस्तान की जनता स्वभाव से बहुत आक्रामक नहीं है बल्कि बेहद शांति प्रिय है। हमारे बारे में एक ऐसी आम धारणा लंबे समय तक बनी रही है। आप पश्चिम का साहित्य उठाकर देख लीजिए, आप मध्यकालीन इस्लामिक लिटरेचर उठाकर देख लीजिए। सभापति महोदय, हर जगह हिंदुस्तानियों को कमतर दिखाने की कोशिश की गई है। आप सोचिए कि एक राष्ट्र के चरित्र के लिए यह कितना अपमानजनक था। इसलिए जब अंग्रेजों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना दमखम दिखाया तो हमने उसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह देखा, जबकि वास्तव में वह रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। हमारे क्रांतिकारियों ने यह दिखाया सभापति महोदय कि हम भीरू नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मसम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना जानते हैं और किसी हद तक जाने की हम कुवत रखते हैं। सभापति महोदय, मैं डिस्कवरी के बजाय रीडिस्कवरी शब्द का प्रयोग यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पौराणिक काल से देखिए, हमारे देवी देवता, चाहे वो भगवती मां दुर्गा हो, चाहे देवाधिदेव महादेव हों, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हों या फिर भगवान कृष्ण हों, हमारे आराध्य देवों ने हमेशा शस्त्र भी धारण किया है और अपने शत्रुओं का जरूरत पड़ने पर संहार भी किया है। उन्होंने हमारे इन महापुरुषों ने, इन देवताओं ने हमें कभी कायरता का पाठ नहीं सिखाया है। सभापति महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं रामायण में, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ।
अर्थात हे प्रभु, आप कितने ही सुंदर, सलोने और सुशील हैं। बहुत अच्छी बात है, पर तुलसी का मस्त आपके सामने तब झुकेगा जब आप धनुष बाण अथवा अपनी शक्ति धारण करेंगे। समय का एक ऐसा दौर आया जब हिंदुस्तानियों को कमजोर समझा जाने लगा था सभापति महोदय, लेकिन अब हम अपनी पहचान को रीडिफाइन कर रहे हैं, पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर उसी का ही एक शानदार उदाहरण है। सभापति महोदय, आतंकियों ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझ रखा था। उनके लिए भारत पर आतंकवादी हमला करना एक तरह से लो कास्ट और हाई रिटर्न का यह मामला बन गया था। दो चार उनके नौसिखिए रंगरूट आते थे और हमारे नागरिकों को हताहत करके चले जाते थे। पहले की सरकारें चुपचाप यह तमाशा देखती रहती थी, इसलिए आतंकियों को लगा कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका है। सभापति महोदय, इकोनॉमिक्स की एक थियरी है और आप जैसे स्वाध्यायी लोगों ने उस थियरी को जरूर पढ़ा होगा। वह इकोनॉमिक्स की थियरी है गेम थ्योरी, और यह थ्योरी बताती है कि जब हमारे चिदंबरम साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे इस इकोनॉमिक्स की थियरी को, गेम थियरी, यह थियरी बताती है कि जब किसी को यह लगता है किसी काम में लो कास्ट और हाई रिटर्न है तो उस व्यक्ति को वह काम करने में मजा आता है। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सभापति महोदय, यह तो रही वर्तमान की बात, लेकिन भविष्य के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि भारत का नागरिक अब किसी सॉफ्ट देश का वल्नरेबल सिटीजन नहीं है, बल्कि एक आम भारतीय अब एक मजबूत भारत का स्वाभिमानी नागरिक है। सभापति महोदय, अभी कल ही लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह सरकार से उचित प्रश्न पूछे। खैर, विपक्ष ने जो प्रश्न पूछे उनका जिक्र मैं कल कर चुका हूं, इसलिए आज चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को प्रश्न पूछने के अलावा एक और जिम्मेदारी दी जाती है सभापति महोदय, और वह जिम्मेदारी है अगर विपक्ष को सत्ता पक्ष की कोई नीति या कार्रवाई अनुचित प्रतीत होती है, पसंद नहीं आती है, तो उसके स्थान पर एक अल्टरनेटिव पॉलिसी या एक्शन प्लान विपक्ष को प्रपोज करना चाहिए। सभापति महोदय, यदि इस ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब हमारे भारतीय माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ा था तो हमारी सरकार को जो उचित लगा हमने वह किया, और 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारने में कामयाब। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर मात्र विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, कामा है, फुल स्टॉप नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ठीक नहीं किया तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वह जनता को बताएं कि उनके पास इसका अल्टरनेटिव एक्शन प्लान क्या है। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया
तो क्या हम पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करें? क्या हम पाकिस्तान को डोजियर सौंपें? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर केवल बातें करें? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे, तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाया करते थे। क्षमा कीजिएगा खड़गे जी, मैं विपक्ष का बहुत सम्मान करता हूं और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का सम्मान किया भी जाना चाहिए। और सभापति महोदय, कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उनसे केवल बातचीत करनी चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। इस न्यूक्लियर ब्लफ के कारण हमने न जाने कितने नागरिकों को खो दिया है। सभापति महोदय, हमारा विजन है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। मैं केवल विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से ही नहीं बल्कि सभी सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना तो ये उचित है सभापति महोदय, परंतु रोज नहीं। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे, बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का उठाया। सभापति महोदय, आज जब मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो मुझे भारतीय जनता का हमारी सरकार के इस विजन के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। पर कुछ हमारे मित्र हैं, क्या चाहते हैं वह हमारी समझ के बाहर है। इसका हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो जवाब देंगे, लेकिन हमारी समझ के बाहर है। सभापति महोदय, जब आप सत्ता में थे तो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को नुकसान पहुंचाया है, मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं। और आज जब आप विपक्ष में हैं तो आपकी पॉलिसी बैंकरप्सी देश के लिए और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के कुछ मित्र यह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं किया? जब मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह बातें सुनता हूं, सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग मन से यह बातें कर रहे हैं या केवल सिर्फ दिखावा मात्र है। खैर सभापति महोदय, जो भी हो, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी यह स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे विपक्ष के अपने साथियों की इस मांग पर इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो काम किया वह आज की मांग के ठीक विपरीत है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का रहने वाला हूं, बनारस का। कर्म क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां से मैं सांसद हूं। और हमारी पूरब में बहुत पुरानी कहावत है, बचपन की वो कहावत मुझे याद है, बाप मरा अधियारे मां, बाप मरा अधियारे मां, बेटवा का नाम पावर हाउस। माने बाप तो अंधेरे में मर गया, लेकिन बेटे का नाम पावर हाउस। यानी बाप जीवन भर अंधेरे में रहा और बेटे ने अपना नाम पावर हाउस रख दिया। सभापति महोदय, जब हमारे कुछ मित्र जो आज कभी सत्ता में थे, आज विपक्ष की चेयर पर बैठे हैं, जब वो देश की शासन व्यवस्था चला रहे थे तो उन्होंने और उनके पॉलिटिकल सीनियर्स ने भारत में हुए आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और आज जब हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तो मुझे इस अंधेरे और पावर हाउस वाली
बाप बेटी की कहानी स्वाभाविक रूप से याद आ रही है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की। आज विपक्ष के हमारे साथियों को का पीओके प्रेम देखकर मुझे एक गजल भी याद आ रही है, जिसका एक शब्द बदलकर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गजल भी सुना रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, एक शब्द बदलकर मैं गजल सुना रहा हूं। पीओके लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, पीओके लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। खैर देर से ही सही, सभापति महोदय, खैर देर से ही सही, खैर देर से ही सही। Take your seat. You are not allowed. Mr. Abdullah Suman, take your seat. Nothing is going on. Take your seat. माननीय गृह मंत्री, मैंने खड़े होने दिए। खड़े हुए विपक्ष का ये फर्ज बनता है, खड़े होते हैं तो शोर मत मचाइए, नहीं खड़े रहूंगी। खैर देर से ही सही, अगर विपक्ष के हमारे साथियों को सद्बुद्धि आई है तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि देश की जनता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर की इच्छा रही तो दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लोगों को भी घर वापसी होगी। और वह दिन, सभापति महोदय, सदन में मैं बहुत सोच समझकर नाप तोलकर बोल रहा हूं, वह दिन आएगा, निश्चित समय नहीं बतला सकता, जरूर आएगा, जबकि पीओके के लोग, जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग बोलेंगे मैं भी भारत हूं। सभापति महोदय, किसी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों प्रारंभ किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। सभापति महोदय, कभी कभी हमारे विपक्ष के मित्र ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है कि उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। सभापति महोदय, मैं बताना नहीं चाहता कितने विमान गिरे, एक एक की मुझे जानकारी है और मैं बतला दूं कि यदि मैं खुलकर यदि मैं बोल दूं तो 10 मिनट तक यह सदन तालियों से गूंजता रहेगा। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है, सभापति महोदय, यदि यह प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां, तबाह किया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो मैं उन्हें क्या बताऊं। मैं लगभग 40 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सभापति महोदय, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है तो मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जो भी कर सकता हूं मैं करना चाहता हूं। मैं विपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि ताज जिंदगी हम लोग सत्ता पक्ष में ही बने रहेंगे भी बहुत लंबे समय तक, लेकिन ताज जिंदगी कोई न रहा है न रहेगा। एक लंबा समय हमने विपक्ष में काम किया है, लंबा समय विपक्ष में गुजारा है। एक लंबा समय
हमने सरकारों से, उस समय की सरकारों से सवाल पूछने में भी लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था, तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया है। विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1962 में, 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया, तो हमने सरकार से प्रश्न जो पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हो गया प्रधानमंत्री? 62 में पूछा था। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता को क्यों अपमानित होना पड़ा था। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत क्यों हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा था कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई। यह नहीं पूछा था। मशीनों और तोपों की चिंता न करके हमने भारत की भूमि और देश के सैनिकों की चिंता की उस समय। सभापति महोदय, इसी तरह 71 के युद्ध में, 71 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की और श्रीमती इंदिरा गांधी की भी खुलकर संसद में प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर की कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया है। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा था कि सबक सिखाने के दौरान ने भारत को क्या, कैसा और कितना नुकसान हुआ। यह प्रश्न नहीं किया। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो किसी भी परीक्षा में अंतिम परिणाम क्या रहा, यही मायने रखता है। इसी का विशेष महत्व होता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। सभापति महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में हम कामयाब हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी हद तक जा सकता है। मैं प्रतिपक्ष के अपने साथियों से कहूंगा, राजनीति करने के लिए तो बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं, उन पर बात करिए, उन पर हमारा विरोध करिए, किंतु ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सेना के मनोबल, सेना के शौर्य और पराक्रम से संबंधित किसी मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति करने से हमें बचना चाहिए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। और सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगा कि जब राष्ट्र की मांग में, भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है, तो उस पर राजनीति की धूल मत डालिए। भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है, तब उस पर राजनीति की धूल मत डालिए। इतिहास ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता है। सभापति महोदय, आज सारी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य केंद्र है। जिस देश ने आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में औजार बना लिया है, उसके लिए लंबे समय तक यह खेल खेलना यह संभव नहीं है। जो लोग सांपों को अपने घर में पालते हैं, एक दिन वह सांप उन्हें भी डस लेता है। आतंकवाद का यह कारोबार आज पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है, और सैन्य अधिकारी भी अलगाववादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। प्रत्यक्ष आपने टेलीविजन के चैनल पर देखा है, पर्दे पर देखा है। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थयात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में इस्तेमाल करती हैं, सभापति महोदय, और उसके सहारे
वे भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं और भारत को डिस्टेबलाइज करने का वह सपना भी देखते हैं। मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं सभापति महोदय कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों का सपना कभी भी किसी भी सूरत में पूरा नहीं होगा। और ऐसा भारत नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ हर हद और हर सरहद पार करने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। सभापति महोदय, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आई, देर सवेर सभी समाप्त हो गई। आतंकवाद भी एक महामारी है, इसकी नीयत भी यही होने वाली है, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इसे अपनी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब तक आतंकवाद है हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को यह चुनौती देता ही रहेगा। हमारे संसाधन इस आतंकवाद रूपी महामारी से लड़ने में बर्बाद होते ही रहेंगे। इसलिए आतंकवाद की इस समस्या का स्थायी समाधान अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। सभापति महोदय, इतिहास ने बार बार साबित किया है कि आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा हिंसा और डर के बल पर पाने की कोशिश की जाती है और वह कभी भी कामयाब नहीं होती है। यह सोचना भी उचित नहीं है कि कोई आतंकवादी किसी का फ्रीडम फाइटर हो सकता है। यह बात मैंने इस्लामाबाद में सार्क गृह मंत्रियों की 2016 में हुई बैठक में पूरी साफ गोई के साथ रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान का एक वर्ग आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर साबित करना चाह रहा था, इसलिए यह बात मैंने उस समय रखी थी। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कोई भी मजहबी, वैचारिक या राजनीतिक कारण आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता। आतंकवाद की कोख से कोई क्रांति नहीं पैदा होती है सभापति महोदय, बल्कि सिर्फ बर्बादी और नफरत पैदा होती है। किसी भी मानवीय उद्देश्य को कभी भी खून खराबे अथवा हिंसा के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए। यह कितना विरोधाभास है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन भारत आज पूरी दुनिया में जहां आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में उसे पहचान मिली है, वहीं पाकिस्तान फादर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म बनकर उभरा। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादियों को पनाह दी, अपनी जमीन पर उन्हें ट्रेनिंग और कई तरह की समय समय पर मदद भी की है और लगातार मदद कर रहा है। पहलगाम तो सिर्फ एक उदाहरण है, यह एक मिसाल है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के गुनाहों की यदि लिस्ट देखें तो सभापति महोदय, यह लिस्ट बहुत ही लंबी है। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में वह लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उनके मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम खत्म करें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। इसलिए ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, यानी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सभापति महोदय, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया में बेनकाब करना जरूरी है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है, उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है। यह बात पूरी दुनिया के सामने साफ तौर पर आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विदेशी फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है सभापति, इसको खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सारी दुनिया को गंभीरतापूर्वक और ईमानदारी से एक बार
विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर भी है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, यूनाइटेड नेशंस पर है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूएन के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग गए हैं। सबसे ताजा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयरमैन अथवा उपाध्यक्ष बनाया जाना। इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं। हैरानी की बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था और सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था। यह भी किसी से छुपा नहीं है, उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह भी जाहिर है, यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करने वाली बात हुई। सभापति महोदय, यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था की गंभीरता को भी दर्शाता है। यह कैसे भुलाया जा सकता है कि यह वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन का इस्तेमाल वैश्विक आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह के रूप में होता रहा। यह वही देश है जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे घोषित आतंकवादी ये खुलेआम घूमते रहे और जहर उगलते हैं, जहां आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर खड़े होकर फातिहा पढ़ते नजर आते हैं। अब उसी पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समुदाय का नेतृत्व करेगा। यह किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। सभापति महोदय, यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक मजाक है। आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई का उपहास है। सभापति महोदय, जब हम आतंकवाद के खतरे से मुक्त होंगे, तभी हम पूरी दुनिया में सही मायने में शांति और प्रगति के साथ साथ समृद्धि के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। यह सब तो पाकिस्तान की आम जनता भी चाहती है, मगर वहां के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर डाल रखा है। कोई भी इंसान अपनी जड़ों को उजाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में आतंकवाद एक धंधा बन चुका है। सभापति महोदय, पाकिस्तान की कहानी ऐसी ही है। वो हमेशा किसी न किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आता रहता है। आज पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं, आज पाकिस्तान की पीठ पर सभापति महोदय एक नहीं अनेक बैताल बैठे हुए हैं जो उसे प्रगति की राह पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। भारत चाहता है आतंकवाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो भारत की मदद लीजिए। भारत मदद करने को तैयार है। सभापति महोदय, भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। यह करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना ने दिखा दिया है। यह तो पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है, साफ तौर पर देख लिया है। मगर पाकिस्तान है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह सभापति महोदय मानता ही नहीं है, लेकिन मानेगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर हर तरह का रणनीतिक, कूटनीतिक, स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक और आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर जितना भी बनाया जा सकता है वो बनाए। पूरी दुनिया से मैं अपील करना चाहता हूं। सभापति महोदय, भारत के लिए शांति हमारी ये प्राथमिकता है, हमारी ये प्रायोरिटी है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है। सभापति महोदय, यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है। यह सामर्थ्य पिछले 11 सालों में कई गुना बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत
आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी आई मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सभापति महोदय, आर्थिक उन्नति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज का भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम हर दृष्टि से समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के साथ साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए नई सोच के साथ एक नई रणनीति अपनाई है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा रक्षा का क्षेत्र। जब सभापति महोदय, जब कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा उपकरण, अपने हथियार, अपने फाइटर प्लेन्स और मिसाइलें खुद बनाना शुरू कर दें तो वह न केवल खुद पर विश्वास करना सीखता है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देता है कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, अब हम सक्षम हैं और किसी के मोहताज नहीं। सभापति महोदय, भारत आज सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहा है जो हमें सामरिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से लगातार मजबूत बना रही है। पहले हम रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज मैं पूरे गौरव के साथ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ नहीं, गौरव के साथ, कि भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में 2014 के बाद से कई रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय, बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं, बहुत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना, यह हमारी सरकार की प्रायोरिटीज में टॉप पर है इस समय। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पिछले 11 वर्षों में देश की रक्षा का बजट 2013-14 में 2,53,000 अप्रॉक्सीमेटली था, 2,53,000 करोड़ था। वह अब लगभग 3 टाइम्स बढ़कर 2024-25 में 6,21,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया। और अब यह भी बतलाना चाहता हूं सभापति महोदय, इस बार और बढ़ने वाला है। सभापति महोदय, आज भारत की सेनाओं के पास केवल इंपोर्टेड हथियार नहीं है बल्कि इस देश में बनी मिसाइलें, टैंक और अन्य सिस्टम एवं प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमारी अग्नि, हमारी पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। और यह सब भारत में बनी है, भारत की धरती पर बनी है, भारतवासियों के हाथों से बनी। और अब हमारे देश में आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट, सभापति महोदय, आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी हमारी ताकत है, बनाया है। सभापति महोदय, आपको जानकर यह सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 के तुलना में लगभग 35 गुना 35 टाइम्स बढ़ चुका है। 35 टाइम्स बढ़ चुका है। 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 686 करोड़ था। वो आज 24-25 में बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ पहुंच गया। करीब 100 देशों को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए और 2029 आते आते 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। आज हम दुनिया की टॉप 10 एक्सपोर्टर्स कंट्रीज की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम अपने प्रयासों में कितना सफल रहे हैं
इसकी एक झलक आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुके हैं। वैसे तो रक्षा मंत्रालय समय समय पर डिफेंस एक्सपो करता रहता है, लेकिन दुनिया ने रियल टाइम डिफेंस एक्सपो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करेगा। सभापति महोदय, भारत की रक्षा तैयारी मजबूत रखना यह एक दिन का काम नहीं है। सभापति महोदय, हमने सेनाओं को मजबूती देने के लिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की भी कई बार छूट दी है, जिसका सेनाओं ने पूरा लाभ उठाया है, वह महसूस करते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वाले हर देश को सभापति महोदय यह समझ लेना चाहिए कि आज भारत की सेनाओं में हर हालात से निपटने की ताकत भी है और हमारी सेनाओं की कुवत भी। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा देश क्या कर रहा था। जानते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सह देने वाली ताकतों को भी संदेश दे दिया है। सभापति महोदय, इस सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं। सभापति महोदय, पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से कभी जीत नहीं सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा दुनिया का एक ऐसा देश है जो फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के इस गंदे खेल को अब जड़ से खत्म करने का संकल्प ले चुके हैं। सभापति महोदय, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं बल्कि वैचारिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है और इसी उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी किया है और उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहे हैं और इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से रखा है और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को भारत के प्रति मजबूत किया है। मैं प्रतिनिधिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। हमारे इस सदन के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे जी भी इस बैठक में मौजूद थे। मुझे इस सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर राजनीतिक दल में, खड़गे साहब जी थे उसमें, हर राजनीतिक दल ने अपने मतभेद भुलाकर देश हित में सेना और सरकार के प्रति अपना पूरा समर्थन दिया। यही हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है, यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभापति महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और भी निर्णायक कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, हमने सभापति महोदय यह स्पष्ट कर दिया है, भारत किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या अन्य दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। सभापति महोदय, हमारी सरकार की जो नीति है वह पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी। अपना लिया होता तो अच्छा रहता। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमला का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई
हमला था, आज भी हर हिंदुस्तानी के जेहन में जिंदा है। और मैं कहना चाहता हूं, कहना यह एग्जैगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह न भूलने वाली त्रासदी है 2008 की। सभापति महोदय, कल मैंने लोकसभा में जिक्र किया था, यहां भी करना आवश्यक समझता हूं। श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट केम फ्रॉम कराची पोर्ट। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था। तो उन्होंने लिखा है, प्रणब मुखर्जी साहब ने लिखा है, एंड आई कोट, amid heated debates with the cabinet, amid heated discussions, amid heated debates within the cabinet, there was a demand for military intervention which I rejected. Unquote. भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब दा ने पूछा, What should be done? तो उस समय के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मुर्दके में लश्कर तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर प्रणब दा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को थैंक यू बोलकर बैठक समाप्त कर दी। सभापति प्लीज बैठकर नो नथिंग प्लीज नहीं, चेयर पर बैठ कर ना बोले प्लीज। प्लीज चेयर पर मेरे पास है, प्लीज है, हमारे पास है। प्लीज उस समय प्लीज जयराम जी प्लीज टेक योर प्लेस। है हमारे, प्लीज बैठ कर। मैं जयराम जी, मैं झूठ, आप पक्का टेक योर, आप पक्का मानिए, मैं सत्य नहीं। प्लीज टेक योर, जयराम जी प्लीज टेक योर सीट। नॉट अलाउड। मैं दूंगा इसका, आप कहेंगे तो वो प्रमाण दे दूंगा। उस समय सरकार, उस समय की सरकार ने, सभापति महोदय, जो उचित लगा वो किया। पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 जैसी एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक कदम उठाए होते तो पाकिस्तान को आतंकवाद के नफे नुकसान का अच्छे से अंदाजा हो गया। सभापति महोदय, 2008 में मुंबई हमलों के बाद भी उस समय की सरकार ने बिना कोई कठोर कार्रवाई किए अपना बातचीत की राह चुनी। प्लीज नहीं, बैठकर प्लीज। जयराम जी नहीं, जयराम जी नहीं, प्लीज टेक योर सीट। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहेंगे। नो, नॉट अलाउड। जयराम जी, इट विल नॉट गो द रिकॉर्ड। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जयराम जी, यू आर नॉट अलाउड टू। प्लीज। हमारे श्री जयराम जी रमेश हमारे बहुत मित्र हैं, गहरे मित्र हैं, हम लोग मिलकर बैठकर बात कर लेंगे। प्लीज मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय, सर प्लीज मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं आपकी बात ही रिकॉर्ड पे सभापति महोदय, यह कोई आलोचना नहीं है, यह कोई आलोचना नहीं है, न उस सरकार की, न उस समय के प्रधानमंत्री की, न तो उन नेताओं की। यह कोई आलोचना नहीं है। उस समय की लीडरशिप को जो सही लगा उन्होंने वही निर्णय लिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आज का भारत अलग सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह देश नहीं रहा जो पहले था। आज भारत प्लीज सभापति महोदय, प्लीज आज भारत डोजियर सौंप कर संतुष्ट होने में विश्वास नहीं करता है, बल्कि घुस करना। आज भारत, सभापति महोदय, बर्दाश्त नहीं करता है, बल्कि जमकर माकूल जवाब देता है। सभापति महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं
सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभापति महोदय, अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद को समर्थन देने वालों को स्पष्ट संदेश चला गया है, सभापति महोदय, कि भारत अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर संगच्छध्वम संवरद्धम के मंत्र से प्रेरणा लेकर एक साथ एकजुट होकर खड़े हो जाएं और हम इस राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। यही हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है, ऐसा मैं मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम सभी एक बार फिर से सदन की मेज को थपथपाकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना, वायुसेना, नौसेना के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करें। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।